हाय फ्रेंड्स, किताबें में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सुन रहे हैं मुझे चांद चाहिए। आज सुनते हैं इसका भाग 23, फिर भी कितनी यातना। मैं सोचती हूँ व्यक्ति को किसी चीज़ में विश्वास जरूर करना चाहिए या किसी विश्वास की खोज करना चाहिए, वरना उसकी ज़िंदगी बिल्कुल खाली होगी। कोई जिंदा रहे और जह न जाने कि सारस क्यों उड़ते हैं, बच्चे क्यों पैदा होते हैं, आकाश में सितारे क्यों हैं। वर्षा ने मासा का संवाद बोला और डॉक्टर अटल के संकेत के अनुसार बगल में कुछ ऊपर देखा। यह जानना जरूरी है कि तुम क्यों जिंदा हो, इसके बिना सब कुछ बेकार है, निरर्थक है। फिर भी मैं कहूँगा कि जवान न रहना दयनीय है। नीलकांत ने वर्षिनी का संवाद बोला। जैसा कि गोगोल ने कहा है, जिंदगी उबाऊ है मेरे दोस्त। तीन बहनें की कास्टिंग को डॉक्टर अटल ने दिग्गजों का द्वंद्व कहा था। उनके निश्चित होने से पहले वर्षा को लगता था उसे आइरीना की भूमिका मिलेगी, पर उसे माशा मिली। ममता ओल्गा थी और अर्चना आइरीना, जो एक बच्चे की मां होने के बावजूद कमसीन दिखती थी। सूर्यभान चेबुटोकिन कर रहे थे और चिंतामुखी तुसेन बाख। आबा नताशा थी और हरमिंदर एंद्रेई। नाटक की अनेक पंक्तियों ने वर्षा को मोहित कर लिया था। मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं सिवा तुम्हारे मेरे लिए प्यार के। अब सजाए मौत, हमले और यंत्रणा नहीं, पर फिर भी कितनी यातना है। इस कस्बे में 3 भाषाएं जानना बेकार का विलास है। इस नौकरी में कोई कविता नहीं। स्त्रियां प्रेम के लिए विवाह नहीं करती, यह उनका कर्तव्य है। देखो, बर्फ गिर रही है, इसका क्या अर्थ है? हमारे हेडमास्टर हमेशा कहते हैं कि किसी भी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज उसका आकार है। जो चीज अपना आकार खो देती है, नष्ट हो जाती है। प्यारी बहन आइरीना, स्कूल मास्टर कुलीजीन के रूप में चिंतामणि आगे आए। मुझे अनुमति दो कि मैं तुम्हारी वर्षगांठ पे तुम्हें बधाई दूं और सेहत के साथ उन सारी चीजों की शुभकामनाएं समर्पित करूं जो तुम्हारे जैसी युवती को दी जानी चाहिए। और फिर मैं तुम्हें उपहार के रूप में यह छोटी सी पुस्तक देना चाहूंगा, अपने स्कूल का पिछले 50 सालों का इतिहास जो मैंने ही लिखा है। सबको सुप्रभात। चिंतामणि अभिवादन में झुकता है। प्योदोर कुलीजीत, स्थानीय व्याकरण स्कूल का अध्यापक। इस पुस्तक में उन सारे विद्यार्थियों की सूची है जो हमारे स्कूल में पिछले 50 वर्षों में उत्तीर्ण हुए हैं। चिंतामणि की निरीह सरलता और स्कूल से संलग्नता पर गहरे गर्व के कारण कई लोगों के साथ साथ वर्षा को भी हंसी आ गई। चेखव ने खुद लिखा था, स्कूल प्राध्यापक रूस का दयनीय प्राणी है। उसके जीवन में गुणात्मक सुधार करने के लिए वह कितने चिंतित थे। स्कूल मास्टर की दयनीय परिकल्पना के लिए वर्षा को दूर जाने की जरूरत नहीं थी। उसके अस्तित्व के टीस महसूस करने के लिए माता पिता के क्लोजअप को सामने लाना ही काफी था। मेरी मीठी माशा, मेरी प्यारी माशा। चिंतामणि संतोष की मुस्कान के साथ आया। वह थककर चूर है, उसे आराम करने दो, आइरीना ने कहा। मैं जा रहा हूं, मेरी पत्नी अच्छी भली स्त्री है, मेरे एक और अकेले प्रेम। मैं संतुष्ट संतुष्ट संतुष्ट। माशा ने गहरी सांस ली। मैं उबी हूं, उबी हूं, उबी। यह ठीक हो रहा है कि नहीं? लिफाफे पे नाम पता लिखते लिखते एकाएक स्नेह ठिठक गए। आप कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? वर्षा बोली। क्योंकि इस निर्णय के पीछे परिस्थितियों का दबाव भी है। स्नेह करुणा से मुस्कुराए। तुम लोगों को यह सुनकर अजीब लगेगा अगर मैं कहूं कि अभी अगर पंचम वेद चल रहा होता तो मैंने अपनी जिंदगी को इस तरह व्यवस्थित करने की बात नहीं सोची होती। रंग अजगर मंडी हाउस की अपनी अव्यवस्थित बाम्बी में संतुष्ट था, पर अचानक सामने कोई लक्ष्य नहीं रह गया है। सुबह सो के उठता हूं तो पूरा दिन भयंकर जबड़े फैलाए खड़ा हो जाता है। बताओ मेरा क्या करोगे? कुछ क्षण चुप्पी रही। आप मेरे साथ जन जागरण का थिएटर क्यों नहीं करते? अनुपमा ने पूछा। बीच बीच में तुम्हारे साथ हाथ पटाने को मैं तैयार हूँ। नुक्कड़ नाटक में आम लोगों से सीधे जुड़ने पर मुझे भली उत्तेजना मिलती है, लेकिन मेरा बुनियादी लगाव कलात्मक रंगमंच से ही है। चतुर्भुज सिगरेट भर रहे थे। जिंदगी का 3/4 हिस्सा ऐसे ही बीत गया। कलात्मक उपलब्धि के नाम पे मेरे झोले में कुछ बदरंग ब्रोश्योर है। पंचम वेद की स्टेशनरी पे मुहर। व्यक्तिगत जीवन तो बिल्कुल सूना ही रहा। स्नेह ने गहरी सांस ली। अगर कलकत्ते में मूढ़ी खाते हुए मैंने स्कूल का दाखिला नोटिस न देखा होता तो आज कम से कम मेरा व्यक्तिगत जीवन भरा पूरा होता। डॉक्टरेट के बाद भागलपुर में अध्यापकी मिल गई होती, घर बार होता, जिंदगी की एक दिशा और गंतव्य होता। कुछ देर चुप्पी रही। पास की पटरियों से गुजरती रेल से फर्श पर धमक होती रही। पता नहीं, शायद यह आदत की बात हो। जैसे पिता के चल बसने के बाद हमें अर्दली की नामौजूदगी स्वीकार करने में बहुत समय लगा। वर्षा ने संवाद बोला।
शायद दूसरी जगहों में बात भिन्न हो, पर हमारे कस्बे में सबसे शिक्षित और सुसंस्कृत लोग सेना में ही हैं। मुझे प्यास लगी है, मैं थोड़ी चाय पीना पसंद करूंगा, नीलकांत ने कहा। चाय लगने का समय हो गया है। मैं 18 की थी जब मेरी शादी हो गई। मैं अपने पति से डरती थी क्योंकि वह स्कूल मास्टर थे और मैंने ताज़ा ताज़ा स्कूल छोड़ा था। मैं समझती थी कि वह बड़े विद्वान, चतुर और महत्वपूर्ण है। अब स्थिति बदल गई है दुर्भाग्य से। अच्छा, नीलकांत ने गहरी दृष्टि से उसे देखा। मैं अपने पति की बात नहीं कर रही, मुझे उनकी आदत हो गई है, लेकिन मुझे तब तकलीफ होती है जब कोई व्यक्ति अपर्याप्त रूप से असंवेदनशील हो। अपने पति के सहयोगियों के साथ मेरे लिए दर्द भरा रहता है और वह तुम्हें बता देगा कि वह अपनी पत्नी, घर, जायदाद या घोड़ों से तंग आ चुका है। एक रूसी जो स्वभाव से उच्च बुद्धि का है, अपनी निजी जिंदगी में अपना लक्ष्य इतना नीचा क्यों रखता है? बताओ क्यों वह अपनी पत्नी और बच्चों से तंग आया हुआ है और बच्चे उससे तंग हैं? अच्छा, तुम आज अच्छे मूड में नहीं हो। शायद नहीं, आज मैंने नाश्ते के बाद कुछ खाया नहीं। मेरी बेटियों की तबीयत ठीक नहीं। जब मेरी नन्ही बच्चियां बीमार हो जाती हैं तो मैं चौकन्ना हो जाता हूँ। मेरा ज़मीर मुझे धिक्कारने लगता है कि उनकी माँ ऐसी है, काश तुम आज उसे देख पाती, कितनी टुच्ची है। हवाओं की आवाज़ सुन रहे हो? यह ऐसी ही थी जब मेरे पिता चल बसे थे। तुम अंधविश्वासी हो? हाँ। तुम कैसी आश्चर्यजनक और विलक्षण स्त्री हो। यहाँ अंधेरा है पर मैं तुम्हारी आंखों की चमक देख पा रहा हूँ। वर्षा दूसरी कुर्सी पर बैठती है। यहाँ उजाला है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी गतियों से मैं उनके सपने देखता हूँ। वर्षा की आंखों में कोमलता भर आती है। जब तुम ऐसे बोलते हो तो मुझे हंसी आने लगती है। हालांकि मैं डर से ठंडी हो जाती हूँ। विनती करती हूँ, ऐसी बातें मत करो। अच्छा कह दो, मुझे परवाह नहीं। माशा और वार्शिनिन का पारस्परिक आकर्षण एक दुखी स्त्री और दुखी पुरुष का है। वर्षा ने अपनी नोटबुक में लिखा, पर इनका दुख विशिष्ट है। सामान्य जीवन से संजोई हुई पीड़ा नहीं, बल्कि दर्द भरे विवाह को झेलने का दुख। कुलीजीन के स्वभाव से शांत और व्यवहार से मध्यम होने के नाते माशा कोहरे के जैसे ठंडे अवसाद से घिरी है। अपनी पत्नी के विस्फोटक स्वभाव के कारण वार्शिनिन का दुख आक्रामक यंत्रणा का है। इस विशिष्ट पीड़ा में ऐसी क्या बात है? दुख व्यक्ति में गंभीरता, गहराई और गरिमा लाता है। दुख व्यक्ति का आध्यात्मिक परिष्कार कर देता है। दूसरे अंक में चेबुटिकिन और एंद्रेई के प्रवेश से पहले माशा चली जाती है, पर वर्षा ने अनुरोध किया कि माशा को कुछ प्रारंभिक पंक्तियां सुननी चाहिए और फिर उदास मुस्कान से उसका प्रस्थान हो। मैं शादी नहीं कर सका क्योंकि जिंदगी कौंधती बिजली की तरह निकल गई और क्योंकि मैं तुम्हारी माँ से पागलों की तरह प्यार करता था, जो पहले से ही शादीशुदा थी। सूर्यभान ने कहा। किसी को शादी नहीं करनी चाहिए, हरमिंदर बोला। यह उबाऊ चीज है। हो सकता है, पर अकेलेपन का क्या किया जाए? कुछ भी कहो, पर अकेलापन भयंकर है। हालांकि यह भी सच है, ये कुछ भी करो पर आखिरकार कोई अंतर नहीं पड़ता। सूर्यभान के मुंह पे उदास मुस्कान थी। नमस्ते वर्षा जी। नमस्ते स्नेह जी। खेमका हाथ जोड़े खड़े हो गया। आइए विराजिए। क्षमा करें, छुट्टी के दिन सुबह सुबह आपको कष्ट दिया। स्नेह बोले। छुट्टी होती किस लिए है? मन प्राणों में नई स्फूर्ति के संचार के लिए। खेमका मुस्कुराए। और स्फूर्ति मिलती कैसे है? मित्रों और अंतरंगों से मिलकर। वर्षा और स्नेह उनके सामने गद्दे पे बैठ गए थे। वर्षा स्नेह के साथ कई बार यहाँ आ चुकी थी। 2 महीने पहले मित्रों के परिवार के लिए यहाँ एक काव्य पाठ भी आयोजित हुआ था, जिसमें वर्षा ने भी अपनी कुछ प्रिय कविताएं सुनाई थी। या फिर मैं अपनी पसंद की साहित्यिक पुस्तकें पढ़ता हूँ। आपके प्रिय लेखक कौन से हैं? वर्षा ने पूछा। निराला मेरे प्रिय कवि है। वानवट की आत्मकथा मेरी प्रिय रचना। डॉक्टर जीवोगो को मैं महान उपन्यासकार मानता हूँ। खेमका मुस्कुराए। अगर आप हंसे नहीं होते तो मैं बताऊं कि कुछ समय पहले तक मैं रविवार को काव्य रचना किया करता था। आज तो आपने एक सनसनीखेज रहस्य का उद्घाटन किया। स्नेह बोले। मैं कॉलेज में साहित्य सभा का मंत्री रह चुका हूँ। उन दिनों मेरी एक कविता बहुत हिट हुई थी। खेमका ने तन्मय भाव से पाठ किया। आप मन ही मन हम लोगों पे हंसते होंगे क्योंकि हमने भी गलत चुनाव कर लिया है। स्नेह मुस्कुराए। वर्षा जी, होता यह है कि उस प्रदर्शनी में सब कुछ है, सोना, हीरे, चांदी, जवरात, फूल, कलियां, मुस्कान, ठहाके, यौवन सुख, पर हमारा जो गीतकार है वह दर्द को चुन लेता है। खेमका मुंह ऊपर उठाकर हंसे, कुछ ऐसे भाव से जैसे बाल सुलभ नादानी पे हंसा जाता है। आप मन ही मन हम लोगों पे हंसते होंगे क्योंकि हमने भी गलत चुनाव कर लिया है। स्नेह मुस्कुराए। सृष्टि की रचना अद्भुत है स्नेह जी। यहाँ हर प्रकृति के लोग हैं और सबकी निश्चित भूमिका। अपने चुनाव से आप हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण, चतुर्भुज जी की यह शब्दावली मुझे पसंद है, बनाए रख रहे हैं, जिसके लिए समाज को आपको आभारी होना चाहिए। खेमका गंभीर थे। धन्य भाग। सुबह सुबह कलाकारों के दर्शन हुए। गृह स्वामिनी मुस्कुरा रही थी। नमस्ते भाभी। वर्षा और स्नेह ने अभिवादन किया। वर्षा दीदी, बबलू पूछ रहा है टीवी पे आपका ड्रामा कब आएगा? बेटी ने अपने शर्मा रहे भाई की ओर देखकर पूछा। अगले महीने के दूसरे शनिवार को। वर्षा मुस्कुराई।
परफॉर्मिंग आर्ट्स की यही विडंबना मुझे विक्षुब्ध कर देती है। स्नेह ने कृत्रिम उपलांभ दिया। यहाँ निर्देशक को कोई घास नहीं डालता, सब कलाकारों पर बलिहारी जाते हैं। 2 नौकरों ने नाश्ता लगा दिया था। वर्षा तस्तरियों की संख्या पर चकित थी। आम, नींबू, मिर्च व कटहल के अचार, पुदीने की चटनी, मटर भरी कचौड़ी, मठरी, पूड़ी, सूखे आलू, रायता, सलाद, तले पापड़, मिर्च, सूखे मेवे पड़ी खीर। पिताजी तुम अपनी तोंद देखकर खाया करो, बेटी ने टोका। गृह स्वामी पल्लू में मुंह छुपाकर हंसी। अरे बेटी, यह बोलो कि अपने इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल सामने रखकर खाया करो। खेमका हंसे। मौसा जी का फोन है, नौकर दरवाजे से झांका। गृहस्वामी खड़ी हो गई। वर्षा जी मुझे क्षमा करेंगी। नाश्ते के बाद खेमका ने डनहिल के पैकेट से सिगरेट निकाली। स्नेह ने लाइटर की लौ दिखाई। स्नेह जी, मैंने उस बात पे विचार किया है। कस खींचते हुए खेमका बोले, आप गृहलक्ष्मी टेक्सटाइल्स में हमारे जनसंपर्क अधिकारी बन के आ जाइए। काम आपके स्वभाव के अनुकूल है। वेतन 2500, 1000 एंटरटेनमेंट अलाउंस ले लीजिएगा। पुरवाई जी के पास गाड़ी है, पेट्रोल अलाउंस कंपनी देगी। अगर आप चाहें तो कंपनी की ओर से गाड़ी की व्यवस्था भी हो जाएगी। खेमका कुछ क्षण सोचते रहे। मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि व्यक्ति को परखने की कसौटी वैवाहिक बंधन है। जब आपने इस मोड़ पर पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने का बीड़ा उठाया है तो आपका साथ देना मित्रों का कर्तव्य है और विश्वास रखिए, ऐसा करते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है। हमारे हेडमास्टर ने अपनी मूछें साफ कर ली हैं। कुलीजन मुस्कुराकर बोले, और जब मैं उनका सहायक बना तो मैंने भी ऐसा ही किया। किसी को यह पसंद नहीं आया, पर मुझे परवाह नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। चिंतामणि की भाव भंगिमा वर्षा को जानी पहचानी लगी। रिपटरी में यह उसका पहला वर्ष था, यह पहली मुख्य भूमिका थी। उसके स्कूल में रहते हुए 4-5 बार हेले हुई होगी। वर्षा जी रिहर्सल के पहले दिन चिंतामणि उसके पास आया। मुझे आपकी शुभकामनाएं और कृपा दृष्टि चाहिए। उसके चेहरे पर प्रख्यात कलाकारों के साथ जूझने का तनाव, अपनी सामर्थ्य का अनिश्चय और डिक्टेटर का आतंक था। वर्षा को याद आया, अपने अपने नर्क की शुरुआत में उसने हर्ष के सामने ऐसे ही याचना की थी। उसने कुछ कहा नहीं, बस चिंतामणि के सिर पर आशीर्वाद का हाथ ऐसे रख दिया जैसे वह किशोर का दूसरा रूप हो। और एकाएक वर्षा की स्मृति में एक भूला बिसरा चेहरा कौन था? बांके बिहारी दीक्षित, पीसीएस खुर्जा। हाँ, चिंतामणि थोड़ी परिवर्तनों के साथ बांकी बिहारी की ही अनुकृति है और यह समानता चरित्र निरूपण में जैसे एक नई दृष्टि ले आया। बांके बिहारी के स्वर में कुलीजन का संवाद उसके कानों में गूंजा। मैं संतुष्ट हूँ, संतुष्ट संतुष्ट संतुष्ट। खुर्जा में स्कूल अध्यापक बांके बिहारी के साथ अपने दम घोटू वैवाहिक जीवन की कल्पना करके मासा की पीड़ा के ताने बाने बुनने में मदद मिली। वार्षिनीन के रूप में हर्ष का चेहरा सामने आना जैसे अनिवार्य था। वार्षिनीन की पत्नी नाटक में सामने नहीं आती, पर वर्षा ने उसकी जगह चारुश्री का चेहरा प्रतिष्ठित कर लिया। यूं वर्षा को विश्वास था कि मासा ने कहीं छिपकर वार्षिनीन की पत्नी को जरूर देखा और दूसरे अंक में वार्षिनीन के द्वारा पत्नी के प्रति तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करने पर वर्षा ने समझने के भाव से सहमति प्रकट की। इस तरह वार्षिनीन की नन्ही बेटियां भी मंच पे नहीं आती, पर अपनी धारणा के विस्तार के रूप में मासा ने उन्हें भी देख लिया था और प्रिया के चेहरे में उनका भोलापन एवं मोहकता ढूंढ ली थी। नताशा के रूप में मोहिनी को परिकल्पित करना स्वाभाविक था। वर्षा को पक्का विश्वास था कि ऐसी कुटिल भाभी 7 जन्मों के पुण्य से ही मिलती है। इंद्रई के साथ संबंध निर्वाह में भी महादेव भाई की प्रेरणा रही। उसने उनके साथ पियानो वादन की कुशलता जोड़ ली, जो रोडवेज के श्रम साध्य नौकरी के सम्मुख धीरे धीरे कुंद हो गई। उनके विवाह के बाद संबंध के खराब होने में अधिक कल्पनाशीलता की जरूरत नहीं पड़ी। संजीता अभिनेता का लक्ष्य है मानवीय आत्मा की रचना और उसे चक्षु के रूप में प्रस्तुत करना। वर्षा अपनी नोटबुक में लिख रही थी। ऐसा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आंतरिक बिंब और भूमिका की रीढ़। इस रचनात्मक काम में भूमिका का भावना रूप के साथ अपने साथ सम्मिश्रण करना होता है। यह प्रक्रिया अनिवार्य एवं अपरिहार्य है, सही है। रचनात्मक रूप से भावात्मक मिश्रण के बिना कला नहीं हो सकती। मेरी प्यारी बहनों, माशा ने कहा, मैं तुम्हारे सामने आत्मस्वीकृति करना चाहती हूँ। मैं उस पुरुष के प्रेम में पड़ गई हूँ। मैं कर्नल वार्षिनीन से प्रेम करती हूँ। चुप रहो, मैं नहीं सुन रही, ओल्गा बोली। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। पहले मुझे लगा कि वह अजीब है, फिर मुझे उसके लिए दुख हुआ, फिर मैं उससे प्रेम करने लगी। उसकी आवाज़ से, उसके शब्दों से, उसके मुश्किलों से, उसकी दोनों बच्चियों से। तुम बेवकूफ़ी की कुछ भी बात मत करो, मैं नहीं सुन रही। बेवकूफ़ तो तुम ओल्गा। मुझे प्रेम हो गया है, यही किस्मत है। हालात को ऐसे ही होना था और वह मुझसे प्रेम करता है। सचमुच भयंकर है ना, गलत है ना? माशा छोटी बहन का हाथ थाम लेती है। प्यारी आइरीना, हम कैसे जिएंगे? हमारा क्या बनेगा? जब कोई प्रेम कहानी पढ़ता है तो वह कैसे घिसी पिटी, कैसी नकली लगती है, पर जब कोई सचमुच प्रेम में पड़ जाता है तब लगता है जैसे कुछ दूसरा नहीं जानते। हम में से हर एक को अपने लिए फैसला करना होता है। मैंने अपनी बात कह दी है। अपने मन के एक हिस्से को वर्षा ने दर्शक की तरह अपने सामने प्रतिष्ठित किया और पीछे के आलोक में तीनों बहनों की उदास छायाकृतियां देखी, अपने अपने दर्द में डूबी।
फिर वर्षा ने उस लंबे चौड़े पूर्वाभ्यास कक्ष में देखा मानवीय सभ्यता के प्रादुर्भाव से लेकर 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक के कैसे कैसे मानवीय मनोभाव को यहाँ वाणी मिली है। नवरसों से घुले हैं हर्ष और विषाद के कैसे कैसे इंद्रधनुष यहाँ झिलमिलाए हैं। दुख पीड़ा और यातना के अनवरत क्रंदन से यह पूर्वाभ्यास कक्ष छत बिछत है। वस्तुतः यहाँ कलात्मक यातना कक्ष है। तो सेन बाग ने सच कहा था, प्राण दंड आक्रमण और यांत्रायण नहीं, फिर भी कितनी यातना है। जैसे वर्षा अपनी दोहरी जिंदगी के चमत्कार बोध से आलोड़ित हो उठी। 14/14 में वर्षा वशिष्ठ नामक एक सामान्य युवती अपने सपनों एवं सिसकियों के साथ रहती है। इस कक्ष के दहलीज पे वह अपना बाह्य कलेवर छोड़ देती है। उसका भावतंत्र 19वीं सदी के छोटे से रूसी कस्बे की हताशा माशा में विलीन हो जाता है। अपनी सामर्थ्य तथा संवेदना के सहारे वह कुछ माशा की हंसी हंसती है, उसके आंसू रोती है। फिर माशा की वेशभूषा को वह एक ट्रंक में बंद कर देती है। माशा की आत्मा को वह अपने भावतंत्र के एक खाने में बंद करके ताला लगा देती है और दहलीज पे रखा वर्षा वशिष्ठ का कलेवर धारण कर लेती है। इतने दिन कहाँ थी, उसे अपना स्वर सुनाई देता है। शाहजहांपुर से शिकायती चिट्ठियां आई हैं और वह हर्ष है ना, दुष्ट ने कितने दिनों से कोई खबर नहीं ली। शिवानी के 2 फोन आ चुके हैं, दिव्या को बुखार है। वर्षा जी चाय पियो ना, सतवंती का स्वर सुनाई देता है। बहुत थक गई हैं, दफ्तर में काम ज्यादा था। कर्नल वार्सिनीन की टुकड़ी चली गई है। कौन वार्सिनीन? स्नेह जी सप्तपदी के चौथे चक्कर के बीच चतुर्भुज फुसफुसाए, अभी भी समय है, भाग निकलिए। कई लोग हंस पड़े। पुरवाई भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाई। उनका एक सहयोगी ने थिएटर वालों के हास्य बोध पे नाक भौंसी करी। लाजपत नगर 3 के मकान के अहाते में शमियाना लगा था। 2.5 कमरों का आधा हिस्सा पुरवाई के पास किराए पे था। अब स्नेह को अपने ससुराल में ही रहना था। वह सुबह सुबह अपनी किताबों का गट्ठर लेकर आ गए थे। रेलवे क्वार्टर के कमरे में दीवान, स्टूल, 3-4 तस्वीरें, 6 प्याले, गिलास, 2-3 भगोने इत्यादि छूटे थे जो उन्होंने चतुर्भुज को समर्पित कर दिए थे। इस शादी पर मैं बहुत खुश हूँ। वर्षा के बगल में बैठी अनुपमा फुसफुसाई। स्नेह के चेहरे पे गहन अनुभूति से गुजरने का भाव था। उनकी दाढ़ी मदता के बाद आज ही कटी थी, चेहरा थोड़ा उजला लग रहा था। स्नेह, मेरी एक बात मानोगे? पुरवाई दोपहर को बोली। तुमने नई नौकरी की दलील देकर हनीमून पर जाने से इनकार कर दिया। यह सपना मैंने हमेशा से संजो के रखा था। चलो मैं मन को समझा लूंगी, पर आज जो तस्वीर खींचेगी वो सारी जिंदगी के लिए भावनात्मक होंगी। इनमें मैं तुम्हारा चेहरा इन घुंघराले फ्रेम के बिना देखना चाहती हूँ। हमने तय किया था कि 1 साल इस बारे में बात नहीं करेंगे। स्नेह समतल स्वर में बोले, जिसके दौरान मैं धीरे धीरे अपने को तैयार करूंगा। यह इतनी बड़ी बात है जिसके लिए 1 साल तक मनन करना पड़े? पुरवाई, मैं 38 का हो चुका हूँ। 15 साल से मेरा चेहरा ऐसा ही चल रहा है। मेरी एक निश्चित जीवन शैली बन चुकी है। तुम चाहती हो कि मैं एक झटके में इन सारी परतों को झटक दूं? स्नेह के स्वर में आवेश था, थोड़ा ही पर था। अच्छा, मुझे माफ कर दो, पुरवाई ने उनके गाल थपथपाते हुए कहा। तुम तो जानते हो पगली हूँ, मुझसे भूल हुई। पुरवाई वर्षा के पास बैठकर नेल पॉलिश लगाने लगी। थोड़ी देर बाद स्नेह गुसल खाने से निकले। पुरवाई के हाथ जहाँ के तहाँ थम गए। कुछ क्षणों बाद व्यग्रता से उठी और स्नेह को बाहों में भरकर होठों पे चूम लिया। स्नेह के सफाचट चेहरे पे कुछ सहीदाना भाव था। वर्षा से निगाह मिली तो वे हल्के से मुस्कुराए। मंडी हाउस से विदाई लेते हुए स्नेह जी ने इतनी शानदार दावत दी। अपनी प्लेट भरते हुए नीलकांत बोला। दावत के प्रायोजक वस्तुतः खेमका थे, जो सब पत्नी का आए हुए थे। लगता था जैसे पूरा मंडी हाउस ही इकट्ठा हो गया हो। स्नेह की मित्रता का दायरा बहुत फैला हुआ था। रिपटरी तो पूरी थी ही, स्कूल के 2-3 वर्षों के भी कई विद्यार्थी थे। सभी नाट्य दलों के लोग और लगभग सभी नाट्य समीक्षक थे। सोमेश जी, मध्यांतर हुआ है। चतुर्भुज बोले, आप लोगों की राय पूछ लीजिए। आज का रिव्यू तो मैं दे ही आया। उन्होंने ठहाका लगाया। शीर्षक है स्नेह का अभूतपूर्व प्रदर्शन। धीरे बोलिए, धीरे। आज का प्रदर्शन दर्शकों के लिए नहीं है। अच्छा, अब इन दोनों को अकेला भी छोड़ना है या नहीं? वर्षा बोली। 11 बज चुके हैं। एब्सर्ड थिएटर कल डिस्कस कर लेना। एक सिगरेट भरो यार, स्नेह बोले। उनके चेहरे पे हमेशा जैसी सहजता नहीं थी। अच्छा, आज आपको भी जरूरत महसूस होने लगी? चतुर्भुज हंसे और तुरंत जेब से सिगरेट निकालने लगे। वर्षा, पुरवाई ने संकेत से उसे बाहर बुलाकर धीमे से कहा, मुझे डर लग रहा है, मैं कुंवारी हूँ। वर्षा ने गहरी निगाह से पुरवाई को देखा। छोटी सी नाजुक। डर किस बात का? तुम अपने प्रिय पुरुष के साथ हो। वर्षा ने उसके कपोल पे प्यार की थपकी लगाई। मैंने सुना है पुरुष कई बार रफ हो जाते हैं। तुमने स्नेह को सामान्य व्यवहार में भी रफ होते हुए देखा है? मुझे विश्वास है वह मुलायम पति साबित होंगे, भरोसे और समर्पण के योग्य। आज मेरे यहाँ रुक जाओगी? चतुर्भुज ने अनुपमा से पूछा। शादी के बाद भी अनुपमा ने भगवान दास रोड छात्रावास का अपना कमरा नहीं छोड़ा था। पल भर ठहरकर अनुपमा ने हामी में सिर हिला दिया। लैंप पोस्ट एक के बाद एक पीछे छूटते जा रहे थे। दिन में खूब गुलजार रहने वाली सड़क अपेक्षाकृत सूनी थी। रात में शहर हमारा अधिक अपना हो जाता है, उसने सोचा।
2 दिन बाद तीनों बहनों का पहला प्रदर्शन था। अपनी सुहागरात से पहले माशा भी पुरवाई की तरह आशंकित होगी। वह कमसीन थी, कुंवारी थी और अपने पति के गरिमामय पद से सहमी हुई। शयन कक्ष उसका यातना कक्ष हो गया होगा। कुलीजीन का एक पुरुष के रूप में व्यवहार कैसा रहा होगा? ढुलमुल, अकल्पनाशील, उपाऊ। माशा की नैतिक दृष्टि कैसी होगी? क्या तीसरे अंक की समाप्ति और चौथे अंक की शुरुआत से पहले उसने एक दोपहर को वर्षिनी को अपने घर बुलाया होगा, अपने शयन कक्ष में आत्मसमर्पण किया होगा? यह बात वोल्गा को मालूम हो गई होगी। माशा की सुहागरात के बारे में सोच रही हो? अनुपमा ने पूछा। वर्षा हौले से मुस्कुराई। एक अभिनेत्री दूसरी को कितनी अच्छी तरह समझती है। नीलकांत कंपनी से विदा ले रहे हैं, सूर्यभान कह रहे थे। उनसे अलग होते हुए हम विचलित हैं। हमें एक प्रिय मित्र से अलग होने का दुख तो है ही, एक प्रतिभाशाली कलाकार को खो देने की पीड़ा भी है। जब वह अवस्था आई थी जहां से प्रत्येक व्यक्ति हमारी कलात्मक अपेक्षाएं और बढ़ी थी, वहीं से उन्होंने अपने लिए एक अलग रास्ते का चुनाव कर लिया। बहरहाल उनके और उनके भावी पत्नी वर्तिका के साथ हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। लोगों ने फिर तालियां बजाई। फिर नीलकांत खड़ा हुआ। वस्तुतः यह सूर्यभान से अधिक विचलित लगा। यह चुनाव मैंने खुशी से नहीं किया, मुझे क्षमा करें दोस्तों। आदित्य जी, सूर्यभान जी और हर्ष जी की परंपरा को आगे बढ़ाने के बजाय मैंने एक सुविधा भरा शॉर्टकट चुन लिया है। चपरासी चाय और नमकीन की प्लेट बांटने लगा। मैं तो शौक के लिए पटरी में आई थी, वर्तिका हंसकर कह रही थी। शौक पूरा हो गया, घर बसा रही हूँ। अगले हफ्ते पटना में शादी है, नीलकांत बोला। पहली को रांची में ज्वाइन कर लूंगा। सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में काम में मन लग जाएगा? अर्चना ने पूछा। कुछ समय के बाद हर काम मशीनी हो जाता है, अभिनय को मिलाकर। वहाँ परिवार नियोजन, देश प्रेम और सामाजिक कुरीतियों पर मंचन करवाने होंगे। फिर दूसरे फायदे भी तो देखिए। आधी तनख्वाह में अच्छी तरह गुजारा हो जाएगा, आधी की हर माह बचत होगी। डिवीजन में वर्तिका को कॉन्ट्रैक्ट पे रख लूंगा। यह फायदा अलग। वैसे भी छोटे शहर की जिंदगी आराम इत्मीनान से भरी होती है। पर तुम बुनियादी रूप से अभिनेता हो, ममता बोली। भूलने की कोशिश करूंगा, नीलकांत मुस्कुराया। दिल्ली में रहते हुए हम घर बसाने की सोच सकते थे? वर्तिका ने पूछा। एकाएक चुप्पी छा गई। यह सबकी दुखती रग थी। चिंतामणि अपने नगर वाराणसी के संसद सदस्य के गुरुद्वारा राबकागंज मार्ग स्थित बंगले के आउट हाउस में सपत्नीक रहते थे। हरमंदिर अपने बड़े भाई के साथ रहता था। नीलकांत जमुना पार की कोठी में था और वर्तिका अपनी बहन बहनोई के साथ पंजाबी बाग में। सूर्यभान को शिमला के एक व्यवसायी ने पंचशील पार्क में अपने बंगले में एक सेल्फ कंटेंट हिस्सा दिया हुआ था। इसके पीछे उनका यह गर्व था कि सूर्यभान राष्ट्रीय राजधानी में प्रदेश के नाम को गौरव दे रहे हैं। प्रकाश संयोजक सिंधे कोकण के अपने मित्र के साथ गोवा भवन के कर्मचारी निवास में रहते थे। 3 लड़कों ने गोल मार्केट में नगर निगम का एक फ्लैट सबलैट करवा लिया था, जिसके दरवाजे पे 3 मस्केटियर्स की चिस्पी लगी थी। तीनों के चेहरे के रेखाचित्र थे। ममता अपने पिता के साथ सरोजनी नगर के सरकारी क्वार्टर में रहती थी, जो केंद्रीय सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर थे। बलवीर ने रविंद्र भवन के पीछे धोबी घाट पे कोठरी ले रखी थी और आंशिक किराए के रूप में वह धोबी के कपड़ों पर इस्त्री कर दिया करता था। अर्चना अपने इंजीनियर आर्किटेक्चर पति के साथ ससुर की फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित तरण ताल्य युक्त भव्य कोठी में रहती थी। बस में वापस लौटते हुए वर्षा अवसाद से भरी रही कलात्मक लालसा को कुछ लोग दुखते दांत की तरह उखाड़ फेंकते थे। कुछ दिनों टीस उठती रहेगी, फिर घाव भर जाता होगा। पर दूर दराज के एक कस्बे की सीमित संकुचित जिंदगी दम घोटू नहीं होती होगी। नीलकांत और वर्तिका अब एक दूसरे में अपने नए घर में इसकी क्षतिपूर्ति ढूंढेंगे। जिंदगी में बार बार चुनना होता है, चिंतामणि ने दार्शनिक टिप्पणी की थी। उसके आसपास के लोगों को चुनाव का अवसर मिल रहा है, पर उसे नहीं। उसके आसपास के लोगों की जिंदगी बदल रही है, पर उसकी नहीं। वर्षा ने ठंडी सांस ली। बस संतोष की एक ही बात थी, कला पथ पे लगातार प्रगति थी। 3 बहनें में माशा को अत्यधिक श्रेष्ठ उपलब्धि माना गया। 2 नाट्य समीक्षकों ने उसे ममता से बेहतर घोषित किया था, एक ने ममता तथा अर्चना दोनों से। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने रविवासीय संस्करण में उसका बड़ा इंटरव्यू छापा था, जिसमें वर्षा से उसकी पृष्ठभूमि, प्रमुख भूमिकाओं और उसकी रंग दृष्टि से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। वर्षा ने अपनी प्रेरणा स्रोत और दिशा निर्देशक के रूप में दिव्या को बहुत याद किया था। अपने को धैर्यपूर्वक मांझने और निखारने संवारने में डॉक्टर अटल के प्रति आभार व्यक्त किया था। वर्षा, गर्मियों में क्या कार्यक्रम है? सूर्यभान ने शाम को पूछा। दार्जिलिंग और लखनऊ जाऊंगी। संभावित तारीखों के साथ पते ही दे दो। अगले महीने रिपटरी और स्कूल सोसाइटी की मीटिंग होगी। हो सकता है मैं तुम्हें खुशखबरी दूं। वर्षा ने पते लिख दिए। अगर अनुशासन भंग न होता हो, हल्का सा संकेत दे सकते हो। उसने संजीदगी का अभिनय किया। चंचल बालिके, सूर्यभान मुस्कुराया। मुद्दा है वर्षा वशिष्ठ को A ग्रेड दिया जाना। आज इतना ही। आगे देखेंगे वर्षा को A ग्रेड मिलता है या वह भी कहीं और चली जाती है। बाय।